जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां आपकी पहचान सरहदों से नहीं बल्कि एकता के सपनों से जुड़ी है, जहां लोग सिर्फ आज़ादी की बात नहीं करते बल्कि एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं जो उनकी पहचान को दर्शाता है। जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह एक पीढ़ी का धड़कता दिल था, एक अजीब ताकत जो आम लोगों को असाधारण कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो आखिर कैसे इस राष्ट्रवाद की लहर ने पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? साथ रहिए, क्योंकि हम जानेंगे उस कहानी को जिसने पूरे महाद्वीप को बदल कर रख दिया। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह वह चिंगारी है जिसने दुनिया का चेहरा बदल दिया। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है नेपोलियन बोनापार्ट से। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने हौसलों के बल पर दुनिया के नक्शे को बदल डाला, जिसे लोग नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक आम इंसान से लेकर यूरोप के बादशाह तक का सफर। नेपोलियन का ये सफर जितना दिलचस्प था उतना ही भावुक और संघर्षों से भरा हुआ। यह कहानी सिर्फ नेपोलियन की नहीं बल्कि उस जुनून की है जो हर इंसान के दिल में छुपा होता है। ये उस ताकत की कहानी है जो हालातों से लड़कर जीत हासिल करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब इतिहास बदलने वाला था। (1769) में एक छोटे से आइलैंड कॉर्सिया पर नेपोलियन का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ खास था, एक जुनून था कुछ करने का, कुछ नया करने का। उन्हें पढ़ाई से प्यार था और उन्होंने पढ़ाई में ही अपने लिए भविष्य की बुनियाद रखी। पर दोस्तों, किस्मत भी नेपोलियन की मदद करने के लिए तैयार थी। फ्रांस में उस वक्त क्रांति की आग जल रही थी और नेपोलियन को मौका मिला इस आग को अपनी जीत में बदलने का। नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी में एक छोटी सी पोस्ट से शुरुआत की, पर उनके टैलेंट और होशियारी ने उन्हें जल्द ही सबके नज़रों में ला दिया। उसने एक के बाद एक कई जंगें जीती और बहुत ही कम समय में वो फ्रांस का एक बड़ा हीरो बन गए। नेपोलियन की ये जीतें सिर्फ सैनिक विजय नहीं थी बल्कि वो पूरे फ्रांस के लिए उम्मीद की किरण बन चुके थे। और 1799 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, 1799 में नेपोलियन ने कप दे यात यानी सत्ता पलटकर फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में ले ली। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत बढ़ाई और 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ये वो दौर था जब यूरोप में नेपोलियन की ताकत के चर्चे थे। नेपोलियन की आर्मी ने यूरोप के कई हिस्सों को जीत लिया। वो सब जगह फैलना चाहता था और फ्रांस को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था। पर दोस्तों, जब इंसान की ताकत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई दुश्मन भी बनने लगते हैं। नेपोलियन की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए बाकी यूरोपीय देशों ने एकजुट होना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं एक बहुत अहम मोड़ पर, कांग्रेस ऑफ वियना। एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट जिसने नेपोलियन के सपनों पर रोक लगा दी। जब 1814 में नेपोलियन को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा और उसे निर्वासित कर दिया गया, तब यूरोप के सारे ताकतवर देश एक साथ सामने आए। इनका मकसद एक था, यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि फिर से कोई नेपोलियन जैसा शासक उठ न सके। कांग्रेस ऑफ वियना में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे देश शामिल हुए। वे सब ये तय करना चाहते थे कि नेपोलियन के कारण बर्बाद हुए यूरोप को कैसे फिर से स्थापित किया जाए। इसे यूरोप का नया ऑर्डर सेट करना कहते हैं। कांग्रेस ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य था पावर बैलेंस को बनाए रखना, ताकि किसी भी एक देश की ताकत बाकी पर भारी न पड़े। नेपोलियन के हार के बाद इन देशों ने आपस में टेरिटरीज को फिर से बांटा और ऐसे कानून बनाए ताकि भविष्य में कोई भी अकेला शासक इतना ताकतवर न हो सके कि वो सब पर राज कर सके। पर दोस्तों, कांग्रेस ऑफ वियना ने सिर्फ एक नए यूरोप को ही जन्म नहीं दिया बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण बना जहां यह साबित हो गया कि जब कई देश एक साथ मिलकर कदम उठाते हैं तो वो हमेशा इतिहास बनता है। पर नेपोलियन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो अपने निर्वासन से लौट आया, अपने देशवासियों
को फिर से एक बार अपने पीछे खड़ा कर लिया। 1815 में उसने 100 डेज कैंपेन शुरू की, पर अफसोस उसका ये सपना भी वाटरलू की जंग में टूट गया। एक बार फिर उसे हराया गया और इस बार हमेशा के लिए दूर के एक आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां उसने आखिरी सांस ली। दोस्तों, नेपोलियन की कहानी एक सबक है कि सफलता हमेशा अस्थायी नहीं होती। उसकी मेहनत और उसके सपने ने दुनिया का उसे सबसे ताकतवर इंसान बनाया, पर उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अकेला कर दिया और कमजोर कर दिया। कांग्रेस ऑफ वियना का जन्म इसी कहानी से हुआ था, ताकि नेपोलियन जैसा फिर कोई ना हो सके। और इस कांग्रेस ने यूरोप के लिए शांति का रास्ता तैयार किया, जो अगले कई दशकों तक टिका रहा। इस कांग्रेस से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और अधिकार सिर्फ जिम्मेदारी से इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ ताकत के पीछे भागता है, अंत में उसकी खुद की छाया भी उसे धोखा दे देती है। दोस्तों, नेपोलियन की एक कहानी हमें सिखाती है कि ये सपने देखना जरूरी है, पर अपनी जड़ों को समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस ऑफ वियना नेपोलियन के उभार और पतन की गवाही देता है। हमें यह बताता है कि जब दुनिया एकजुट होती है तो वो किसी भी ताकत को चुनौती दे सकती है। तो दोस्तों, नेपोलियन के उदय और वियना कांग्रेस के इस रोमांचक सफर में हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति के सपनों ने पूरे यूरोप की सियासत को हिलाकर रख दिया, और फिर एक ऐसी सभा हुई जिसने महाद्वीप की इस तस्वीर को बदल दी। लेकिन क्या ये सभी फैसले एक नई स्थिरता लाने में कामयाब हुए? अब हम बढ़ने वाले हैं उस विचार की ओर जिसने लाखों दिलों में जज्बात भरे, राष्ट्रीयता का विचार भरा। अगले भाग में देखेंगे कि कैसे ये भावना यूरोप के अलग अलग देशों में फूटी और क्या परिणाम निकले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इतिहास की इस यात्रा में।